हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट 4 आज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें वह विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जितने भी प्रश्नों का समायोजन किया हूँ, सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और मैं अपने सभी प्रश्नों में यह प्रयास किया हूँ कि मैं आपको एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको बहुत ही सहज सरल तरीके से बता सकते हैं। तो चूँकि इसके पहले हम जो है 3 हिंदी प्रश्नोत्तरी वर्णमाला से संबंधित बना चुके हैं। आप लोग उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जैसे हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और यह आपका हिंदी वर्णमाला से संबंधित हम अपना तीसरा जो है सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को चौरसिया कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपना आत्मीय कमेंट अवश्य प्रेषित करें। तो हम ज़्यादा देर न लेकर के अपने सब्जेक्ट पर आ रहे हैं, क्योंकि हमको हिंदी प्रैक्टिस सेट का 50 प्रश्नोत्तरी पढ़ाना है, जो जल्दी जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप सभी जो भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वह न छूटे। इसलिए मैं अपने 50 प्रश्नों का ये सीरीज़ आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हमारा जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो जब टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो ऊपर की घंटी है उसमें आल लिखा होगा, जो आल का बटन आप जो है टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी वीडियो बनाएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और जो भी मतलब जैसे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, वर्गीय, स्पर्शी व्यंजन, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन इत्यादि संबंधित जो महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द को जानना अगर हो तो हमारे पूर्व के वीडियो में हिंदी वर्णमाला में आप देख सकते हैं। तो हम हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमारे संस्कृत से लिया गया है कि जिन शब्दों के अंत में यह आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हम पहले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले ये देखते हैं कि विकल्प में क्या दिया है। तो जो विकल्प में दिया है उसी से रिलेटिव हमको प्रश्न का उत्तर मतलब 100% सत्य देना होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है अनुस्वार, अयोगवा, अंतः, अस्थ, अकारांत। तो चूँकि यह हिंदी प्रैक्टिस सेट है, हम इधर बोल रहे हैं, उधर आप जो है इसका आंसर अपने अंतःकरण से तुरंत दे दीजिएगा या अपना टिक मार लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका अनुस्वार, अयोग व अंतः अकारांत में जो सही हो उसको आप मार लीजिएगा। फिर मैं जब उत्तर बताऊंगा तो फिर सारा टोटल जोड़ लीजिएगा कि कौन कितना आपका कितना % सही जा रहा है। तो यह प्रैक्टिस सेट है, इस नाते जो है आपको हमारे बोलने से पहले आपको लगा लेना है। तो इसमें कौन सही होगा? अनुस्वार, अयोग व अंतः, अस्थ, अकारांत। तो इसमें जो सही होगा अकारांत होगा। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दे रहा हूँ कि हिंदी या संस्कृत शब्दों में अकारांत जैसे अकारांत शब्द, फिर आकारांत, फिर इकारांत छोटी ई,
फिर बड़ी इकारांत, फिर छोटा उकारांत, फिर बड़ा उकारांत। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इसमें जैसे शब्द आपका आ गया कलम, क्या आ गया कलम। इसमें देखिए जो मैं वर्ड आ रहा है लास्ट में, मैं के बाद यह जुटा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं में यह जुटा हुआ है, मैं प्लस यह, तो आपका जो लास्ट में यह है शब्द के अंत में यह जो आ रहा है इसी को अकारांत कहते हैं। अब जैसे राजा लिखा हुआ है, तो राजा में पहला शब्द से नहीं मतलब है, ये नहीं, लास्ट में जा के लास्ट में क्या आ रहा है। तो ये ऐसे जो शब्द होंगे राजा, बाजा, इस कौन शब्द हैं, राधा, ये कौन शब्द हैं, आकारांत हैं। उसी प्रकार किताब, इकारांत में दूसरा शब्द आएगा इकारांत में। जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा हरी, तो हरी में देखिए र में कौन मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो हरी जो है आपका इकारांत है। उसी प्रकार आपका नदी में देखिए जो है बड़ी की मात्रा है। उसी तरह से पुष्प ले लीजिए, पुष्प नहीं होगा, जिसमें लास्ट में ऊ आना चाहिए। उकारांत में आपका जैसे प्रभु भय पर छोटा उक मात्रा है, और उकारांत में जैसे राजू, जब पे बड़ा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में जो स्वर आता है उसी स्वर को उस नाम से पुकारते हैं। जैसे कलम में आ रहा तो अकारांत, बाजा, राजा, राधा में क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको मैं सारा चीज़ बता दिया। अब इससे अगर प्रश्न बनाएंगे तो इसमें 5, 7, 10 प्रश्न बनेंगे। तो 5, 7, 10 प्रश्न की जगह मैं 1 मिनट इसी में ले रहा हूँ। तो आपको अगर अकारांत आए जैसे, तो आप लिख लीजिएगा कलम। अकारांत शब्द ढूंढने का है जिस शब्द के पीछे वाले शब्द में, वर्ड में जो मात्रा लगता है उसी को उस नाम से पुकारते हैं। जैसे राजा है, बाजा है, राधा है, धा में आक मात्रा है, तो ये आपका अकारांत हो गया। हरी में आपका जो है छोटी मात्रा लास्ट में है, तो आपकी इकारांत हो गया। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा सही, अकारांत होगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। मतलब जो हमारा लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जापानी हो, चाहे चीनी हो, कोई भी भाषा हो, तो उन भाषा का जो शुद्ध रूप हमको किससे प्राप्त होता है। तो पहले हम विकल्प देखेंगे, क्रिया, लिपि, व्याकरण और लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में तो सभी होते ही हैं, सब में लिपि होती ही है, क्रिया होती ही है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है व्याकरण, ग्रामर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। सबसे मोस्ट चीज़ क्या है, ग्रामर। शायद इसका उत्तर आप लोग बता दिए होंगे। फिर दे रहा है व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयुक्त है। व्यंजनों के मतलब व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयुक्त है। तो व्यंजन की आप परिभाषा पर मत जाइए, अभी यहाँ जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प को पढ़ लीजिए, समय आपका बच जाएगा। आप दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, पहले आप विकल्प में आइए, विकल्प में देखिए कि किस कैटेगरी का है, किस श्रेणी का उत्तर दिया गया है, उससे संबंधित हमको उत्तर छांटना है। हम आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। तो पहले हम अगर प्रश्न पढ़ें और प्रश्न पढ़ने के बाद उसका विकल्प पढ़ते हैं। जैसे सरल व कठिन, मधुर व कठोर, हर्ष दीर्घ, समृद्ध, दीर्घ स्वर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत, अस्त व्यंजन, उस व्यंजन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो ये व्यंजनों का एक तरह से परिभाषा टाइप का है। तो इसमें देखिए सरल और कठिन से कोई मतलब है नहीं, मधुर और कठोर से मतलब नहीं है, और हर्ष दीर्घ संयुक्त दीर्घ स्वर, ये स्वर की परिभाषा बता रहा है। किसका परिभाषा है, स्वर का, क्योंकि स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, और चौथा एक संयुक्त दीर्घ स्वर भी होता है। तो इस प्रकार से ये स्वर की परिभाषा है। और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, 5 वर्ग, ये जो 5 है ये वर्गीय व्यंजन में आ जाते हैं, और लास्ट में 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो है व्यंजनों के लिए कौन सा वर्ग उपयुक्त है, तो डी वाला उपयुक्त है। कौन है उपयुक्त, डी वाला उपयुक्त है। इसके बाद दे रहा हकार ध्वनिया किस शब्द व्यंजन में आता है। तो हकार मतलब होता है जो मैंने आपको एच बताया था अपने में, अल्पप्राण में आता है कि महाप्राण में आता है कि अघोष में आता है कि सघोष में आता है, किस में आता है। तो हकार ध्वनिया मैंने आपको बताया था महाप्राण में आता है। किस में आता है, महाप्राण में आता है। बाकी अल्पप्राण में नहीं आता है, अघोष में नहीं आता है, सघोष में नहीं आता है। अब महाप्राण में मैं बता दूं, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है
स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें जो क है और जो ग है और जो अंगा है, ये क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। और जो ख है और जो घ है, ये क्या है? महाप्राण है। अब हम आपको कैसे बता दें कि आप कैसे जान जाएं कि महाप्राण और अल्प प्राण कौन कौन है? तो महाप्राण के लिए मैंने आपको बताया था कि महाप्राण में यच लगता है, उसी को हकार कहते हैं। क्या कहते हैं? हकार। तो जैसे आपका क्या कैसे अंगा तक अंग्रेजी लिखिए। क्या क्या अंग्रेजी होता है? क के ए, ख का होता है के एच ए, ग का होता है जी ए, और इसका होता है जी एच ए, और अंगा का एन ए। ठीक है। तो देखिए इसमें किसमें जो है, किस वर्ण में यच है? ख में है और घ में है। तो ये आपका क्या है? महाप्राण है। तो इस प्रकार से हम अल्प प्राण और महाप्राण बहुत ही आसानी तरीके से छाड़ सकते हैं। मेरा बहुत ही शानदार ट्रिक है, खुद का बनाया हुआ। तो ये हो गया आपका हकार ध्वनिया किस शब्द व्यंजन में पाया जाता है? तो महाप्राण में पाया जाता है। ठीक है। किसमें? महाप्राण में। वैसे भी महाप्राण का मतलब ही होता है कि जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे, अधिक समय लगे। तो क के जगह पर ख बोलने में समय लग रहा है, ग के जगह पर घ बोलने में समय लग रहा है। जैसे क ख, ग घ, अंग, च छ, ज झ, इया। तो इस प्रकार से किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है, वर्ण होता है, ये महाप्राण होता है। और पहला और तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है आपका अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। फिर दे रहा है अघोष व्यंजन वर्ग का अक्षर होता है। तो अघोष व्यंजन का जो भी, उसका भी मैं आपको बता दूं। पहले आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रथम द्वितीय अक्षर होता है कि द्वितीय तृतीय अक्षर होता है कि तृतीय चतुर्थ अर्थ अक्षर होता है कि चतुर्थ पंचम अक्षर होता है। तो यहाँ देखिए अघोष, मैंने आपको बताया है कि स्वर और व्यंजन में जब आएंगे तो अ शब्द आ रहा है, यह से मतलब पहला अक्षर जो आ रहेगा वो अघोष में होगा। तो आपका जो है अघोष व्यंजन जो होता है, पहला और दूसरा अक्षर होता है। कौन? पहला और दूसरा अक्षर, ये प्रथम और द्वितीय वाला होता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे क, ख, ग, घ, अंग। मैं आपको सब बता दूंगा ट्रिक, जिससे कि आप जल्दी से जल्द जो है अघोष, अघोष और अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन छांट सकते हैं। तो ये जो पहला दो अक्षर होता है, ये आपका क्या है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और बाकी ये तीन जो वर्ण होते हैं, ये आपके सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब अघोष का मतलब होता है, घोष मतलब हो घोषणा, नाद, गरज, आवाज़। तो जो क ख होता है, इसमें आवाज़ नाद नहीं होता है, इसको इस तरह बोलते हैं ख ख। और इसको किस तरह बोलते हैं? ग घ अंगा। फिर इसको बोलेंगे छ छ, इसको बोलेंगे ज झ इया। फिर इसको बोलेंगे ठ ठ, इसको बोलेंगे ड ढ अड़ा। तो इस प्रकार से इसमें देखिए आवाज़ आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है कौन व्यंजन है? अघोष व्यंजन। और ये आपका हो गया सघोष, और सघोष को ही घोष व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है, ये आपका घोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। तो इसमें करा अघोष व्यंजन पहले वाला, तो इसका मतलब क और ख, ये पहला और दूसरा जो वर्ण है, ये आपका प्रथम और द्वितीय जो है, ये आप क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है। फिर दे रहा घोष व्यंजन में वर्ग का अक्षर होता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया ही है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है, ये क्या होता है? अघोष होता है। तो यहाँ देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चतुर्थ पंचम प्रथम, और इसमें दिया तृतीय चतुर्थ पंचम। तो हमारा ये आंसर सही है। फिर तेरा अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन अक्षर होते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं। कौन होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं, जिसमें एच नहीं लगा रहता है। तो क में एच नहीं लगेगा, फिर ख में लगेगा, ग में नहीं लगेगा, घ में लगेगा, अंगा में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से क पहला अक्षर, ग तीसरा अक्षर, अंगा पांचवा अक्षर है। तो यहाँ वर्ग का प्रथम द्वितीय, वर्ग का तृतीय, वर्ग का चतुर्थ, और यहाँ दिया वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम। तो हमारा आंसर होगा डी।
ठीक है। उसके बाद दिया है वर्गीय व्यंजन में कौन कौन वर्ण महाप्राण व्यंजन है। तो मैंने बताया है महाप्राण व्यंजन सम वर्ण होते हैं, जैसे आपका जो है दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि क ख ग घ अंग, तो सम वर्ण यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 क्रम संख्या डाल दीजिए। तो दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर जो हमारा होता है ये महाप्राण होता है, जिसमें एच लगा रहता है। ठीक है, कौन इसमें देखिए KHA है और इसमें जो है GHA है, बाकी किसी में नहीं है। तो पहला और चौथा वर्ण जो होता है ये हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है वर्गीय व्यंजन में कौन कौन वर्ण महाप्राण होते हैं। तो प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय, तृतीय चतुर्थ और द्वितीय चतुर्थ, मतलब सम संख्याएं जो होती हैं वो वाले जो है महाप्राण होते हैं। तो द्वितीय और चतुर्थ, हमारा उत्तर डी सही है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यहाँ पर ई ए, फिर आ उ फिर उ। ये जो आ है जिस पर चंद्र केवल दिया इसको आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर तो ये लगा रहता है डॉक्टर। ठीक है, नॉलेज ऐसे लगा रहता है, तो इसको आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये आ और ओ से मिलकर बना होता है। ये किसे बना होता है, आ धन ओ मिलकर के जो है इस प्रकार का ये वर्ण का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपका इसमें दे रहा जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर कौन है। तो इसमें जिह्वा की स्थिति के आधार पर ई और ए है। कौन सा ये है, ई और ए है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा व्यापक विषय है। और इसको जो है अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, जिसमें जिह्वा की स्थिति के आधार पर, विवृत और संवृत के आधार पर, और जो है अग्रस्वर के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ये सारी चीज़ मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप लोग उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि उसका सारा उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस से पढ़ा रहे हैं तो केवल आपको आंसर हम बता सकते हैं, उसका व्याख्या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको यहाँ देखिए लिखा है निम्न में से किनका उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में से किनका उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ देखिए प वर्ग दिया है, ट वर्ग दिया है, श है दिया है, और ई श च वर्ग दिया है। तो तालु जो है वाला कौन सा वर्ण है, प वर्ग तो होगा नहीं, ट वर्ग तो होगा नहीं, और श और ये मूर्धन्य श और है, ये इस प्रकार का स है और है। तो इसमें कौन होगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारा सूत्र आपको याद होगा तो आप तुरंत लगा देंगे कि जो है पहले तालु देखिए तालु वाला कौन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कन ता मु दा ओष्ठ, ये उच्चारण के स्थान पर है। और इसका जो है आप लगा लीजिए जो है वर्गीय व्यंजन की क्रम संख्या के आधार पर क च ट त प। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तालु, तो कंठ से हो गया कंठ, ता से हो गया तालु बना लीजिएगा, मुँह से मूर्धा और दांत से दांत बना लीजिएगा, औष्ठ्य है। तो आपका पूछ रहा है तालु, तो ये आपका च बता रहा है, तो च से हो गया च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो च छ ज झ यहाँ आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। ये आपके व्यंजन हो गए। और स्वर में आपका होते हैं ई और बड़ी ई। तो ई च नाम तालु, संस्कृत में एक सूत्र है ई च नाम तालु। तो ई और च व्यंजन के सभी वर्ग के सभी व्यंजन वर्ण आपके तालु से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई और श, ये बड़ा श भी जो है तालु वाला वर्ण है, मतलब ये भी तालु वर्ण है। और च वर्ग में सभी अच्छा च छ ज झ इया, ये भी जो है तालु वर्ण है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा, डी होगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दिया है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और यह। तो आप जानते ही हैं कि यह जो है स्वर है, छोटी ई स्वर है, बड़ा छोटा ऊ स्वर है, और यह जो है आपका व्यंजन है। जैसे च छ ज झ इया, तो ये च छ ज झ इया च वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका है व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है, बाकी स्वर हैं। तो कह रहा निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, तो ये तीनों स्वर हैं, ये आपका डी स्वर नहीं है।
फिर दे रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छ भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जो छ बना है यह क धन श से बना है, ठीक है। ये त्र आपका त धन र से बना है, और ग आपका ज धन इया वाला से बना है, और है आपका सिर्फ है। तो इसमें दे रहा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ आपका देखिए क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है, तो 2 व्यंजनों के मेल से जो है संयुक्त व्यंजन बनते हैं। त में त भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है, तो ये भी आपका जो है संयुक्त व्यंजन हो गया। ज्ञ में जो है ज अधन य है, ये भी संयुक्त व्यंजन है में 2 व्यंजन नहीं मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो क और श में तो क के नीचे हलंत रहेगा, त के नीचे हलंत रहेगा और ज के नीचे हलंत रहेगा। इसको बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं आप क धन श मत लिख दीजिएगा, ये गलत है, ठीक। ये क्या है, गलत है। इसको आपको लिखना पड़ेगा क हलंत धन श, ये मूर्धन्य श बराबर होता है 6, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें दे रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये आपका छ त्र ज्ञ तो है, केवल है नहीं है, तो आपका डी सही है। निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु में देखिए ओ दे रहा है, आय दे रहा है, ह दे रहा है, छ दे रहा है। तो आपको पहले जानना आवश्यक है कि कंठ तालु ध्वन कौन है, ठीक है। यहाँ देखिए ओ है, आय है, छ है। तो आपको कंठ तालु एक चीज़ नहीं दे रहा, 2 चीज़ दे रहा है। एक कंठ दे रहा है और प्लस क्या दे रहा है, तालु। दो उच्चारण स्थान है। तो कंठ का आपका होता है, पहले देखिए ये संयुक्त स्वर हैं, तो पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, ए आय ओ आओ। तो ये जो बनता है, यह धन ई से बनता है, और ये बनता है आपका यह धन बड़ी ई से, और वो बनता है यह धन छोटा ऊ से, और ये बनता है यह धन बड़ा ऊ से, ठीक है। तो जो यह है, यह आपकी क्या है, कंठ ध्वनि है, ठीक है। और जो ई है, ये आपकी तालु है। कौन धन, अभी मैं पहले ही पढ़ाया हूँ कि ई कौन धन होती है, यहाँ पर बताया हूँ ना आपको। देखिए ई तालु ध्वनि है, क्या कौन ध्वनि है, यहाँ देखिए तालु ध्वनि है। ई कौन है, तालु ध्वनिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ई जो हो गया तालु ध्वनि हो गया, और ऊ जो हो गया कौन, ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। तो पूछ रहा है कंठ तालु, तो आपका ए और अय होगा, कौन होगा, ए अय जो है कंठ और तालु ध्वनियाँ हैं। तो इसमें दे रहा है अय, ठीक है। और वो तो है नहीं, ओ में जो है यह कंठ ध्वनि है, और ऊ जो है ओष्ठ ध्वनि है, तो ये कंठोष्ठ हो गया, और भी कंठोष्ठ है। और ये अय जो है कंठ तालु है, क्या है, कंठ तालु। ये 2 वर्ण कंठ तालु और ये 2 वर्ण कंठोष्ठ, कंठ तालु और ये जो है कंठोष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अय सही है, तो यहाँ पर ये हमारा बी सही है, ठीक है। डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है। तो इसमें दिया है फ्रेंच, जर्मन, रूसी, अंग्रेजी। तो इसमें जो है ये जो है आ जो ध्वनि है, आगत ध्वनि है, यह जो है रूस से आई है। कहाँ से आई है, रूस से आई है, ठीक है। अब जो है जैसे डॉक्टर पे चंद्र लगा रहता है, नॉलेज पे क्या लिखा जाता है, चंद्र रहता है। ये जो चंद्र शब्द है, ये जो है डॉक्टर पर भी रहता है। तो ये जो है आगत ध्वनि है, और यह आगत ध्वनि जो आ है, यह 2 शब्दों से, पहले बात इसको भी आप जान लीजिएगा, यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ आधन ओ मिलकर क्या बनता है, ये चंद्रबिंदी वाला या, ठीक है। और इसको बोला कैसे जाता है, डॉक्टर, क्या बोला जाता है, डॉक्टर। पहले आ लगाएंगे तब ओ लगाएंगे, डॉक्टर, क्या बोलेंगे, डॉक्टर, क्या बोलेंगे, डॉक्टर। नॉलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो ध्वनि का उच्चारण होता है। और ऐसे जो आगत ध्वनियाँ हैं, ये कहाँ से आई है, अंग्रेजी, किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका अंग्रेजी हो गया। फिर देखिएगा हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 6 का बाद हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है। तो हिंदी शब्दकोश को आप जानते ही हैं
कि हिंदी शब्दकोश में जो है क्रम से कोई चीज़ लिखा रहता है, क्रम से या व्यवस्थित ढंग से लिखा रहता है। तो यहाँ देखिए लिखा हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हम पहले 6 का जो है क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो ये होता है क और धन श, ये दोनों 2 वर्णों से मिल करके जो है क्या बनता है, 6 बनता है। तो जो कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो जो 6 है तो 6 में जो है क बन रहा है और स बन रहा है। तो डिक्शनरी में जब हम वर्णमाला अंग्रेजी में छाटेंगे तो पहले क आधा क का मिलेगा, उसके बाद स का मिलेगा। तो जो है क के बाद क्या आता है, श आता है, जो 6 का रूप प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दे रहा है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। ठीक है, फिर आगे दिया है अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन अंग अह श ह अ र ल व छ त्र ग श्र। तो आप इसको देख करके आप जान गए होंगे कि कौन अंतःस्थ व्यंजन है। इसको मैं जो है बहुत बार बता चुका हूँ और हम जानते हैं कि हमारा वीडियो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जो है उसको हर चीज़ जैसे लुंठित स्वर, प्रकंपित स्वर, अर्ध स्वर, अंतःस्थ व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ऐसे तमाम जितने भी वार्णिक जो है शब्द हैं वो शब्द जो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक रूप से बता देते हैं और बता दिए होंगे। तो आप जान गए होंगे कि अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो आपका कौन है, अ र ल व। ये अ र ल व जो होता है अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर केंद्रीय मध्य स्वर है। तो मैंने बताया है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तो इसमें जो यह है ये आपका क्या है, जिह्वा के स्थिति के आधार पर है। ठीक है, और बाकी दिया है अ आ उ ऊ औ ई ए। तो इसमें जो अ है वो जिह्वा के केंद्रीय मतलब मध्य स्वर है। जो हमारी जीभ है तो जीभ के एकदम बीचों बीच से ये जो है अ स्वर निकलता है। जीभ के न आगे और जीभ के न पीछे, एकदम बीचों बीच से निकलता है। जैसे आपका ये जीभ हमारा है तो यहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है। आप बोल कर भी दे सकते हैं तो देख सकते हैं ये कौन चीज़ है, जीभ के केंद्रीय या सेंटर या मध्य स्वर से इसका उच्चारण होता है। फिर दे रहा है जिह्वा की स्थिति के आधार पर पश्च स्वर। ये जीभ है इसके पीछे से, ठीक है, कौन से स्वर निकलते हैं। तो इसमें जो है दिया ए ई अ और आमालया और ये आगत ध्वनिया वाला है, और उ और औ ये क्या है, ये आपका जो है हमारा जो है पीछे से निकलते हैं। ये शब्द जो है पीछे 6 वर्ण जो हैं आ मतलब आमाला और ये आगत ध्वनिया डॉक्टर वाला और उ और ओ ये जो है जीभ के पीछे से निकलती हैं। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। फिर दे रहा है ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तामुखी स्वर हैं। वृत्तामुखी मतलब हो गया कि जो हमारा ओष्ठ है करा ओष्ठाकृति के आधार पर, तो हमारा जो ओठ है वह वृत्तामुखी मतलब ओठ हमारा जो है मान ली सीधा है। तो जब उन वर्णों को मैं बोलूं तो हमारा ओठ क्या है, वृत्त की तरह, मतलब ऐसे वृत्त की तरह गोलाकार हो जाए। तो वह कौन कौन से स्वर हैं, अंग अ है कि अ है कि ई है कि अ उ ओ औ है। तो आपका जो है ये आगत वाली ध्वनियाँ हैं, आप बोल कर देखिए अ उ ओष्ठ वाला देखिए हमारा ओठ मुड़ जा रहा है, और ओ इसमें भी ओठ हमारा मुड़ जा रहा है। तो हमारा जो है डी सही है। फिर दे रहा है ओष्ठाकृति के आधार पर अवृत्तामुखी स्वर। वहाँ पर जो है यहाँ देखिए पढ़ा लिखा हुआ ओष्ठाकृति के मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर अवृत्ता मतलब वृत्ता मतलब गोलाकार और उसके पहले उपसर्ग आ गया है तो उसका विलोम हो गया, मतलब जिसमें हमारी जो ओठ है वो सीधा सीधा आवाज़ में निकलती है। तो उसमें आ ई और ए उसके अंग अ और आ उ कौन होगा, तो इसमें होगा आ और ई उसके बाद ए। ये जो हमारी जो है अवृत्ता मतलब जब ये हम शब्द बोलते हैं वर्ड बोलते हैं तो हमारी जो ओष्ठ की स्थिति एकदम सीधा होती है। कैसे होती है, सीधा होती है, इस तरह नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन है, बोलकर भी देख सकते हैं आप। देखिए हमारी ओठ जो है सीधा रहा है, ई ये भी सीधा है, ए ये भी सीधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है अवृत्तामुखी है, और आ उ ओ ये क्या है, वृत्तामुखी स्वर है। ठीक है,
तो यहाँ पर सही कौन है, ये सही है। फिर जरा मुखाकृति के आधार पर कैसे स्वर हैं। तो मुख की आकृति, हमारी जो मुख है वो मुख का जो आकृति किस प्रकार से बन रही है, बिगड़ रही है, उस आधार पर जो है आ किस प्रकार की ध्वनि है। तो यहाँ पर दिया जाए अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और विवृत स्वर। तो ये होगा विवृत स्वर। विवृत का मतलब होता है कि वृत्त मतलब गोलाकार, और बी लग गया तो उसका विलोम हो गया, मतलब गोलाकार नहीं होता है। तो वह जो है आ हम सीधे सीधे बोलते हैं, जैसे आ। तो हमारी जो मुंह है वो सीधा सीधा रहती है, वृत्त नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से विवृत स्वर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट अभी हम दे देंगे, जिससे आप लोग उसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसमें हम समझा भी देंगे। मुखाकृति के आधार पर ई उ कैसे स्वर हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। तो यहाँ पर दे रहा है, देखिए संवृत स्वर, यहाँ पर दिया था विवृत स्वर। विवृत मतलब होता है वृत्त का विलोम मतलब सीधा, और यहाँ दे रहा है संवृत स्वर। संवृत मतलब होता है कि हमारी जो मुंह है वो उसका वृत्त बन जाए। तो जो ई है उसमें हमारा मुंह क्या है, वृत्ताकार हो जा रहा है। उ में हमारा ओठ भी जो है मुंह क्या हो रहा है, वृत्ताकार हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, संवृत स्वर होगा। ठीक है। हाँ, एक बात और कि आप लोगों से मैंने कहा था कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान उनके वर्ग का मैं एक शॉर्ट नोट दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो है आप जो है देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब मुख के आधार पर कौन वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं और कहाँ इसकी कौन उच्चारण स्थान है। फिर उच्चारण समय के आधार पर कौन कौन स्वर हैं। यहाँ पर देखिए हर्ष स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए मुखाकृति, मुखद्वार के आधार पर संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिसमें से आपको मैं बता दूं। और फिर देखिए इसमें लिखा है जीभ के आधार पर, फिर लिखा जो है जीभ के आधार पर, फिर लिखा है यहाँ ओष्ठ के आधार पर। तो मैं इसी ट्रिक में आप जो है अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कौन कौन कहाँ पर है, तो आपको जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक लाइन में मैं बता दूं, देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर आ कंठ ध्वनि है, ई तालु ध्वनि है, उ ओष्ठ ध्वनि है, री मूर्धा ध्वनि है, फिर ए कंठ तालु है, ओ कंठोष्ठ है। ठीक है। कंठ कंता मुदा ओष्ठ, जो मैंने सूत्र बताया ये है। उच्चारण समय के आधार पर कौन कौन है, तो हर्ष मूल स्वर कौन कौन होते हैं, अ ई उ री है। दीर्घ स्वर कौन होते हैं, आ ई उ ए उ होते हैं। प्लुत स्वर ये हो गया। फिर देखिए मुखाकृति, मुखद्वार के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक संवृत स्वर होता है, दूसरा अर्ध संवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर। तो संवृत स्वर में आपका आता है ई उ अ आता है। अर्ध संवृत स्वर में आता है ए ओ और ए आता है और ओ आता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है अर्ध विवृत स्वर में ए अ ओ और आ आता है। विवृत स्वर में सिर्फ आ आता है। ठीक है। ये हो गया। ओष्ठ के आधार पर आपका हो जाएगा, आप वृत्तमुखी में आ ई ए और वृत्तमुखी में हो जाएगा उ और आ। तो ये भी मैं आपको बता दिया। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप एक ही में जो है सारे उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।